तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों आज जो है वो मैं आपको यूजीसी नेट के कुछ प्रश्न करा रहा हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बस 1 महीना बचा है। तो देरी ना करते हुए देखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी देखना शुरू किया है तो एक बार प्ले लिस्ट जाके ज़रूर देखें और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो से एंड तक देखिए। बहुत बड़ी प्ले लिस्ट आपके लिए बनी हुई है PYQ की। और अगर आप वीडियो को थोड़ा ही देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पेपर निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी तालिका दी हुई है, तो हम इसको करते हैं। देखिए आपकी तालिका दी हुई है, इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी है ABCDE सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो पूछा जाए प्रश्न में बस हमें उसका उत्तर देना है। तो यहाँ आपका जो पहला प्रश्न है, यदि कंपनी A, कंपनी C तथा कंपनी D में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संख्या में क्रमशः 30%, 35%, 40% की वृद्धि हो, तो कुल मिलाकर सभी पांचों कंपनियों में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संख्या में कुल वृद्धि कितनी होगी? 18%, 22%, 30%, 35%। तो हमें क्या करना होगा, पहले सभी कंपनियों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या का टोटल करना होगा। उसके बाद टोटल करने के बाद जो आएगा तो वो आपका आया 3450। उसके बाद हमने जो 30% वृद्धि हो रही कंपनी A में, 35 C में और 40 D में, तो उसका निकालेंगे। उसकी संख्या के बाद हम क्या करेंगे, फिर वृद्धि के बाद जो टोटल हो रहा है उसको प्लस कर लेंगे और फिर परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। तो आपका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो है आपका 22%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी 5 कंपनियों में कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर JSE की औसत संख्या क्या है? 150, 110, 170, 190। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और C है 170। कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की औसत संख्या है 100 + 100 + 150 + 250 + 250 अपॉन 5। तो आपने टोटल किया तो 170 आ गया। अच्छा, 5 इसलिए क्योंकि 5 कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए बीच वाला कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर JSE 100, 100, 150, 250, ये कहाँ से देखा? हमने टेबल से देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि सभी 5 कंपनियों में नियुक्त ASE की संख्या में 20% की वृद्धि तथा सभी 5 कंपनियों में SSE की संख्या में 20% की कमी हो, तो SSE की संख्या की तुलना में ASE की संख्या कितना प्रतिशत अधिक होगी? 18%, 20%, 10%, 15%। तो फिर हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। जैसे ASE की बात कर रहा है तो पांचों ASE की संख्या को टोटल करेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आपका जो है ओवरऑल 10% की वृद्धि होगी। तो C आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंपनी A तथा कंपनी C में ASE की संख्याओं का अनुपात क्या है? 5:6, 3:4, 5:7, 2:3। तो जो B उत्तर है दोस्तों वो आपका सही है, B है 3:4। देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, 150:200 है तो इसको 150/200 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो डिवाइड होकर सबसे लोएस्ट फॉर्म आती है, सबसे छोटी संख्या, उसको फिर रेशियो में लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, सभी 5 कंपनियों के JSE की औसत संख्या तथा ASE की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है? A 10, B 50, C 30 और D 40। तो आपका JSE की औसत संख्या 100 और 100 सबको हमने प्लस कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 170 आ गई, जो हमने पहले ही निकाली थी। ASE की औसत संख्या वो हमने फिर पाँचों को प्लस किया, 5 से डिवाइड कर दिया 220, 220 - 170 तो 50 आ गया। तो आपका सही उत्तर हो गया B 50। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो कंप्यूटर का है। मॉडेम का असंक्षिप्त रूप क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव, मैकेनिज्म ऑफ डिस्क इनहांसिंग मेमोरी, मोबाइल डाटा, एक्स्ट्रानेट मल्टीकोर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक MOOC प्रस्तुत किया था उसका नाम है संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पुनः स्थापना, अध्यापन का प्रतिमान, और डी है राइजोमेटिक अधिगम।
तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। मूक शब्द स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस द्वारा वर्ष 2008 में विकसित एवं पाठ्यक्रम को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था। इसका शीर्षक कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। कथन 2 है, वर्धमान सिद्धांतकार असफलता का प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ई बिब्लियो, इंटरनेट आर्काइव और स्काई LMS। तो नीचे दिए गए विकल्प में देखो तो आपका सही है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है आपका, ई बिब्लियो है और इंटरनेट आर्काइव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको पता है आपकी जो मैचिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है। व्यवहारिक प्रतिमान निर्माणकर्ता पारंगत अधिगम अल्बर्ट बांडुरा, प्रत्यक्ष निर्देश टॉम गुड, अनुरूपता बेंजामिन ब्लूम और सामाजिक अधिगम कार्ल स्मिथ। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। पारंगत अधिगम जो है दोस्तों वो बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्ष निर्देश टॉम गुड, अनुरूपता कार्ल स्मिथ और सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? अभिलेखी आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, मौखिक वृत्तांत। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। भारत में द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, यादृच्छिक प्रतिचयन दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती। कथन 2, यदि समग्र अत्यधिक विषम जातीय हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। तो आपको बताने हैं कि कौन से कथन सही हैं। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो आपका जो होगा वो होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन के रूप ए के रूप में है और दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में है। अभिकथन ए, प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। कारण है, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्लिंगर 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या ए में दो या अधिक चरों के बीच में संबंध का उल्लेख होना चाहिए, को बौद्धिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, को दर्शान्भिमुख होना चाहिए, डी को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए, ई को अनुभाविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल ए बी और ई सही है, केवल ए डी और ई सही है, केवल बी सी और ई सही है। तो आपका जो सही है वो केवल ए डी और ई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो फिर से आपकी सुमेलन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। प्रत्यक्षवाद, प्राकल्पना, विश्वसनीयता, प्रतिमान। तो सूची 2 है माध्य प्राप्तांक, प्राप्तांक की एक रूपता, समस्या का अंतिम उत्तर, ज्ञान मीमांसीय स्थिति। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी,
तो सी आपका सही उत्तर है। आइए देखते हैं सुमेलन। प्रत्यक्षवाद, ज्ञान मीमांसी स्थिति, प्राकल्पना, समस्या का अंतिम उत्तर, विश्वसनीयता, प्राप्तांक की एकरूपता और प्रतिमान मध्य प्राप्तांक। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने आपको जो 15 प्रश्न कराए हैं, अगले वीडियो में आपको 15 प्रश्न और कराऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।